Today we are going to start new subject, that is civics. Civics है क्या, पहले ये समझ लें. Civics हम लोग पढ़ते क्यों हैं और उससे हमें मिलेगा क्या. Civics एक ऐसी स्टडी है जो ह्यूमन बींग्स को एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाती है. सिविलाइज्ड पर्सन के मतलब क्या हुआ, इंसान तो ऐसे भी रह सकता है बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती. जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि घरों में ही अगर मान लीजिए कि आप शोर शराबा ज्यादा कर रहे हैं और शैतानी ज्यादा कर रहे हैं, तो बड़े आपको कहते हैं कि भैया इंसान बन जाओ. तो इंसान बन जाओ के मतलब क्या हुआ, आपके अंदर इंसानियत आ जाए कि इंसान जो है, आपके एक वर्ड ऐसा है जो कि बताता है कि आप एक वेल कल्चर्ड हो जाओ. ऐसा नहीं कहा जाता कि हाँ आप वेल कल्चर्ड हो जाओ, बल्कि उसको दूसरे लैंग्वेज में कह दिया जाता है इंसान बन जाओ. तो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. और डिसिप्लिन कैसे आती है, जब तक हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, तब तक कोई डिसिप्लिन नहीं होती. बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, जैसे किसी घर में कोई जो है आपके एक तरह से हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, और वहां पे सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, तो आप देखेंगे उस घर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो वहां आप देखेंगे मेंबर सब छितरे बितरे रहेंगे. तो वहां पर क्या होता है कि सब अपने मन से सारी चीजें करते रहते हैं. तो क्या वो घर बहुत अच्छा होता है? नहीं. तो पेरेंट्स और गार्जियंस किस लिए होते हैं? पेरेंट्स और गार्जियंस इसीलिए होते हैं कि आपको गाइड करें, आपको प्रॉपर चीज बताएं कि लाइफ जीने के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है. तो इसके मतलब कि हम लोग एक मॉरल वैल्यूज को, अपने एथिक्स को पढ़ते हैं इस सिविक्स में. तो जब तक हम अपनी एथिक्स को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने जो है आपके कल्चर को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने डिसिप्लिन को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी लाइफ अच्छी कभी नहीं होगी. तो सिविक्स एक ऐसा जो है आपके सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया घर का. घर में कोई अगर मान लीजिए बाउंडेशन नहीं है तो घर कैसा होगा, ऐसा ही रहेगा. लेकिन एक अच्छा अगर मान लीजिए गार्जियन है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है, सबका ख्याल रखता है, सबको जो है आपके सिस्टम बना हुआ है कि इतने बजे उठना है. ऐसा नहीं कि कोई 12 बजे सुबह सो करके उठ रहा है, कोई सुबह 10 बजे सो करके उठ रहा है, कोई सुबह 6 बजे सो करके उठ रहा है. तो किसी की सुबह 12 बजे हो रही है दोपहर में, किसी की 10 बजे हो रही है, किसी की 6 बजे हो रही है. तो वहां पर क्या है, वहां पर आपके एक तरह से ही हम कहेंगे कि कोई किसी तरह का कोई रूल नहीं है. लेकिन अगर किसी घर में कोई गार्जियन है, स्ट्रिक्ट है कि हाँ नहीं 6 बजे सबको उठ जाना है, बिस्तर से सो भी जाना है, 10 बजे से 10 बजे तक सो जाना है, इस तरह के रूल्स, ब्रेकफास्ट इतने बजे होगा, लंच इतने बजे होगा, डिनर इतने बजे होगा. तो ये क्या करती है, ये हमारे लाइफ को जो है डिसिप्लिन वे में लाती है. और ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है. और ये सारी चीजें, जिस तरह से घर में डिसिप्लिन जरूरी है, और घर में डिसिप्लिन होगा सारी चीजें वेल जो है आपके एक तरह से सारी चीजें अच्छी लगेंगी. लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो घर क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. तो सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि हम, हमारी सोसाइटी, हमारा स्टेट, दैट इज हमारी कंट्री, कैसे कंट्री में रहने वाले लोगों को रहना है. और सिविक्स जो है हमें ये सारी बातों को बताता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हम कैसे जो है आपके एक तरह से किन किन चीजों को जो है आपके एक तरह से हमें करना चाहिए, हमारी जो है आपके एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है. तो ये सारी चीजें जो है अगर हम जान जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का जो सोसाइटी है, जो हम लोग की कंट्री है, स्टेट है, ये क्या होगा, ये फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा. तो किसी भी कंट्री को फ्लरिश करने के लिए उसका जो आपके एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिसको हम उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा है तो हम लोगों को सही रास्ते पर, सही जो है दिशा में ले जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कलेक्शन ऑफ लॉज को कहते हैं. तो जितने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उन सब के कलेक्शन को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं. और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने इन पेपर कर लिया और पेपर करके
आपके पेपर को प्रिंट निकाल लिया या प्रिंटिंग करवा करके बुक में छाप दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मींस एक रिटन मैटर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अंदर स्टोर करता है। और ये किसके लिए है? ये आपके सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए होता है। तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। अब जैसे हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया, भारत के नाम से जानी जाती है। अब इंडिया को चलाने के लिए कम से कम हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाने के लिए सिर्फ एक ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया तो अपने आप चलने लगेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए हमें कई एस्पेक्ट से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग लॉज को देखते रहें, उसमें अमेंडमेंट करते रहें टाइम टू टाइम, कुछ लोग लॉज को इंप्लीमेंट करते रहें, कुछ लोग लॉज को देखते रहें कि हाँ ऐसा तो नहीं कि कोई मिसयूज कर रहा है लॉज का और दूसरे को परेशान कर रहा है। अगर दूसरा परेशान हो रहा है तो वो कहां जाएगा? तो हम लोगों ने सारे सिस्टम बना रखा है कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं कुछ लॉज से, और वो लॉज हमें प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं कि हम लोग हर तरह से प्रोटेक्टेड रहें और हम लोगों का कोई मिसयूज ना कर पाए। इसीलिए किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। तो कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाता है तो उसमें ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो जो सिविक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सिविक्स एक बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपको एक कल्चर, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाता है, आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनाता है। अगर आपको ये पता है कि हाँ आपके इख्तियार में ये है, ये नहीं है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो जब हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से ये पता चल जाता है कि मेरी हद ये है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो हम लोगों को पहले से अगर पता है तो हम लोग कभी भी रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कुछ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हम रूल्स को तोड़ते रहेंगे। बाद में जब हमें पुलिस पकड़ने आएगी तब हमें पता चलेगा कि हमने इस रूल को तोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग ये जानते हैं कि अभी देखिए सिविक्स की एक शुरुआत है आपकी, और सिविक्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक्स फंडे से चलना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा जो है डीपली नहीं चलेंगे, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को समझ करके चलेंगे। तो सिविक्स जो है ये कई नामों से जाना जाता है। ये क्या है? ये आपके एक तरह से इंडियन पॉलिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कॉम्पिटिशन्स में इसी को इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और ये इंडियन पॉलिटी अगर देखा जाए तो ये किसका पार्ट है? एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग जो है आपके आप देखते हैं कि कंट्री में पॉलिटिक्स होता रहता है। कभी कोई इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब कुछ समझ में आता है आपको कैसे इलेक्शन हो रहा है, क्या क्या चीज हो रही है? डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, फेडरल स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें नाम सुनते होंगे, लेकिन क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ये कैसे जानेंगे आप कैसे जानेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है? ये धीरे धीरे करके आप समझेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बेहतरी के लिए क्या क्या चीजें दी हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझने की कोशिश जब हम लोग करेंगे तो हम लोग एक बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, हमारी लाइफ भी एक तरह से सुधरेगी और हम लोग जो है अच्छी तरह से जो है आपके एक कहा जाएगा एक अच्छे नागरिक, एक गुड सिटीजन की तरह हम लोग बिहेव करेंगे। तो हमारा जब हम कल्चर्ड हो जाएंगे, हम मैनर्ड हो जाएंगे, हम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक गुड सिटीजन हो जाएंगे। तो गुड सिटीजन होने का मतलब ये हुआ कि हम सारे अपने देश के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगे। अब देखिए बहुत बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, किस तरह से समझते हैं? आप देखिए अपने घर से स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। तो डाइवर्सिटी के मतलब क्या है? घर में आपने देखे, घर में आपके डिफरेंट मेंबर्स हैं। क्या हर आदमी एक जैसा काम करता है? एक मेंबर जो करता है वही दूसरा करता है? एक मेंबर ऐसा हो सकता है कि बहुत शैतानी करता है, बहुत जो है लोगों को परेशान करता है, दूसरा बहुत सीधा साधा है, तीसरा किसी से बोलता ही नहीं है, चौथा घर में रहते ही नहीं है, बाहर रहता है। सबके अपने अपने अलग अलग
जो है आपके बिहेवियर होते हैं। तो एक अपनी फैमिली को अगर हम लोग जज करें तो भी हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब में कितना अलगाव है, अलगपन है। इसी अलगपन को क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी। सब अलग अलग हैं लेकिन हम सब मिल के रह रहे हैं, है ना? उसी तरह से हमारी कंट्री है, कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब डाइवर्सिटी को हम लोग और समझेंगे, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे कि हाँ डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं, ह्यूमन बींग्स में नहीं, आप देखेंगे इंडिया किस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है हर एस्पेक्ट में। चाहे वो पर्सन को देख लीजिए, पीपल को देख लीजिए, इंसान बिल्कुल अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको, डिफरेंट रीजन के मिलेंगे। कोई जो है माउंटेनियस रीजन पे रह रहा है, कोई किसी जगह पे रह रहा है, कोई भाषा बोल रहा है, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, सबके फूड अलग अलग है, सबके कल्चर अलग अलग हैं, सब लोग खाते पीते अलग अलग हैं, सब फेस्टिवल अलग अलग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अलगपन है। ये आपके एक तरह से ये कहा जाए कि यही क्या है? डाइवर्सिटी है। अब अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर छोटे कंट्री की, अब किसी और दूसरे छोटे कंट्री में आप चले जाइए, आप देखेंगे क्या सब एक जैसा जो है रहते हैं, सब एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, सब जो है आपके एक तरह से मिलते जुलते जो है आपके एक ही, मान लीजिए वहां पर रिलीजन है, हम लोग की तरह ढेर सारे रिलीजन नहीं है, हम लोग के यहाँ ढेर सारे जो है आपके कास्ट एंड कस्टम्स नहीं है। तो और जो है आपके एक तरह से हम लोगों के यहाँ जिस तरह से फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट, उस तरह के फेस्टिवल मान लीजिए दूसरी कंट्री में नहीं है। तो एक फेस्टिवल आता है, सब मना रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एंजॉय किस तरह से करते हैं कि अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा फेस्टिवल है तो हम तो मनाएंगे और दूसरों को बुलाएंगे, साथ में हम लोग एंजॉय करते ही हैं। दूसरे का फेस्टिवल है, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए। ये डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होता है? आपके भिन्नता, जिसको हिंदी में आप पढ़ते होंगे भिन्नता, वही है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को हमें पहले समझना है कि इंडिया कैसे एक जो है डाइवर्सिफाइड कंट्री है और किस तरह से जो है आपके इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी हर सेंस में अगर आप देखेंगे इवन क्लाइमेटिकल कंडीशंस, कहीं कहीं पर आप देखिए, आप नॉर्दर्न इंडिया में देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हम लोगों का जो रीजन आपके ऊपर आता है लद्दाख, वो सब क्या है? वो कोल्ड रीजन है, वहां पे जो है आपके एक तरह से क्या है? एक बर्फ पाई जाती है। आप सदर्न इंडिया में चले आइए, सदर्न इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब रीजन कैसे हैं? ये सब क्या है? ये सब गर्म स्टेट है, वो इक्वेटर के पास है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्थ ईस्ट चले जाए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग चले जाते हैं तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे कंट्रीज हैं, वो सब क्या है? वो वहां पर अब बिल्कुल डिफरेंट अलग कल्चर ही है। तो वेस्ट में चले जाएं, गुजरात के साइड, वो बिल्कुल डिफरेंट है। राजस्थान में आपके डेजर्ट मिलेगा पूरी तरह से। तो हर जगह आप देख रहे हैं क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है। तो इंडिया में क्लाइमेट का भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी हर सेंस में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के सेंस में नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाइवर्सिटी ह्यूमन बींग्स से ही रिलेटेड होती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। तो अभी क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डाइवर्सिटी को देखना है। अभी जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी बहुत सारी चीजों की हो सकती है, बहुत सारे जो है आपके एनिमल्स की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस की हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की हो सकती है ना। तो ये सारी डाइवर्सिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें डाइवर्सिटी किसकी समझना है? डाइवर्सिटी हम लोगों को समझना है किसकी? एक तरह से ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स की जो डाइवर्सिटी है वो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें या किस तरह से अंडरस्टैंड करें, देखते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि डाइवर्सिटी के लिए जो है आपके एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चों से कहा गया कि एक पोर्ट्रेट बनाओ और उसको जो है आपके रंगो। तो अब क्या जितने भी क्लास में बच्चे हैं,
क्या एक जैसा पोर्ट्रेट बना सकता है कोई? जो एक बना रहा होगा वही दूसरा बना ले? एक दूसरे की नकल भी करेगा तो भी कुछ ना कुछ अलगावपन रहेगा, अलगपन रहेगा, डिफरेंस रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? वही चीज होती है। तो अब यहां पे अगर हमने कहा, कोई बच्चों को दे दिया गया, हमने कहा कोई पोर्ट्रेट जो है बनाइए, तो पोर्ट्रेट एक बच्चे ने ये बना दिया, दूसरे बच्चे ने इस तरह का पोर्ट्रेट बना दिया, तीसरे बच्चे ने ये पोर्ट्रेट बना दिया, और चौथा पोर्ट्रेट मान लीजिए आपसे कहा जाएगा तो वो यहां आ जाएगा इस जगह पे। लेकिन इन सब में क्या कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? क्योंकि जब ये बच्चा बना रहा था तो उसकी नजर में क्या था? उसकी नजर में जो है लड़की का रूप था। उसने सोचा क्या था? गर्ल के बारे में सोचा था। गर्ल के क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको सोचा था उसने। फिर जो है आपके एक तरह से उसकी जो सोच थी वो आपके ड्रेस को दिखा रही है कि ड्रेस वो कैसा पहने हुए है, या वो कौन सा ड्रेस लाइक करती है। क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्या होते हैं, वो बनाते हैं जो उनको पसंद होता है। अब उसको ब्लू कलर की ड्रेस पसंद होगी, उसने ब्लू रंग दिया इसको। अगर उसका येलो कलर की होती तो येलो रंग दिया होता। अब किसी बच्चे को बनाया गया, अब उसने इस तरह की चीजों को बना लिया। अब उसके माइंड में कुछ और होगा। ये किसी जो है आपके एक तरह से मेल पर्सन को बना रहा है या फीमेल को बना रहा है, मेल को बना रहा है। अब जो तीसरी फोटोग्राफ है उसमें गर्ल को बनाया गया है, लेकिन अब गर्ल के छोटे छोटे बाल हैं और पोनी बनी हुई है दो। तो अब यहां पर क्या है, ये आपके एक तरह से ड्रेस क्या है, फ्रॉक टाइप की है, कलरफुल ड्रेस पहना है। तो जब बच्चा बना रहा है इन ड्राइंग्स को, तो क्या एक जैसी चीज सोच रहा है? नहीं, सबके दिमाग सोचने के भी अलग अलग होते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। अब कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा। हो सकता है कोई कुछ ये भी इस तरह सोच रहा हो, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हो कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। कोई ये सोच रहा होगा कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें हमारी फोटो अगर लगेगी तो हम बनाएंगे तो कैसी बनेगी, इस तरह से सोच रहा होगा। तो सबका माइंड क्या एक जैसा काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। यही डाइवर्सिटी है। कहा क्या गया? इंस्ट्रक्शन एक दिया गया। इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया? कि सभी बच्चे जो है आपके पोर्ट्रेट बनाएंगे। लेकिन क्या जो है सबने एक जैसा पोर्ट्रेट बनाया? नहीं, ये सारे पोर्ट्रेट डाइवर्सिफाइड हैं। इनमें डाइवर्सिटी शो हो रही है, भिन्नता शो हो रही है। इसके मतलब ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। जब एक दूसरे से अलग है तो इसी में क्या है कि ये सब कहा जाएगा एक दूसरे से डाइवर्सिफाइड है, इसी में डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो हमारी कंट्री की खूबी क्या है? हमारी कंट्री की यही खूबी है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारी कंट्री एक है। इसी चीज को हम लोगों को समझना है। तो कंट्री में डाइवर्सिफिकेशन होगा ही होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंट्री को रूल्स एंड रेगुलेशन से, अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बांधना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि हमारी कंट्री एक हो जाए। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ता है। तो डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अलगपन, है ना। तो आप अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, अभी हमने आपको एग्जांपल ये दिया है ना, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। देखिए कितनी एक चीज है, लेकिन सबसे पूछा जाता है तुम कौन हो, तो सब कहते हैं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, सबसे पहली चीज। तो सबसे ऊपर क्या है? हमारा कंट्री है, हमारा देश है। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो हम इंडियन, हम भारतीय हैं, हम एकता, एक चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने अलग अलग सोच से आ रहे हैं, कितने अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, कितनी अलग अलग जो है आपके रिलीजन से आ रहे हैं, कितने अलग अलग जो है आपके एक तरह से सोसाइटी से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी हम सब लोग क्या है, अब पूरे कंट्री में हम लोग सिटीजन क्या है, इंडियन है। सिटीजनशिप जो हम लोगों की है, इसके मतलब कि हम लोग नागरिकता जो हम लोगों की है, सिटीजनशिप जो है वो क्या है, वो आपके जो है इंडियन है, भारतीय है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इंडियन है, हम लोग भारतीय हैं।
अब देखिए डाइवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइवर्सिटी में अब यहां पे हम कहेंगे कि समीर 1 समीर 2 क्या था, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दोनों अलग अलग थे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में अगर दोनों अलग अलग थे लेकिन एक ही जैसे होते, वो भी खुश होता ये भी खुश होता, उसके भी गार्जियन होते ये भी गार्जियन होते, तब हम ये कहते कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या डाइवर्सिफिकेशन में हम लोगों के यहां ढेर सारे कंट्री में जितने भी लोग हैं डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल, लेकिन क्या सब में एक दूसरे के जो है अगर कंपेयर किया जाए तो क्या सब में इक्वालिटी है? नहीं है। समीर 1 क्या था, पढ़ा लिखा था, जो साइकिल पे था, जिसके गार्जियन थे। समीर 2 क्या था, अनपढ़ था। क्यों अनपढ़ था? क्योंकि उसके कोई गार्जियन नहीं था, उसको अपना पेट पालना था, उसको अपना प्रोफेशन खुद से लेना था। ये डिफरेंस है। समीर 1 जो था वो क्या है, वो अपने स्टडीज को जो है आपके एक तरह से देख रहा है, वो स्टडी कर रहा है, किसी स्कूल कॉलेज जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, समीर 2 क्या कर रहा है, समीर 2 न्यूज़पेपर बांट रहा है, इसके मतलब दूसरे प्रोफेशन में। एक पढ़ाई कर रहा है, एक जॉब कर रहा है अपना, और दोनों की लगभग एज सेम है। तो जिस टाइम बच्चों को पढ़ना चाहिए उस टाइम वो जॉब कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ऐसा हो जाए कि हां एक ऐसी उम्र है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है, ऐसी जो है फैसिलिटी है कि अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स हर बच्चे को पढ़ना है, ये उसका अधिकार है। अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जब आपके ऊपर क्लासेस में आएगा तो उसमें आप देखेंगे वो आपका राइट है। हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक इंडिया में क्या है, फ्री एजुकेशन मिलना है। तो ये जरूरी है। और किसी को भी हम लोग किसी भी जॉब में नहीं रख सकते। 14 साल की उम्र के कम बच्चे जॉब में नहीं रखे जाएंगे, और अगर पकड़ लिए जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर जो है पनिशमेंट होगा, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब ये पनिशमेंट होगा जो कि आपके एक तरह से कैपिटल पनिशमेंट नहीं, सॉरी ये स्लिप ऑफ टंग था। तो पनिशमेंट इन द सेंस कि जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनली आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज करके काम करा रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कहता। तो कंपैरिजन अगर हम करें इनइक्वालिटी की, इक्वालिटी कहीं से नहीं दिख रही है, लेकिन इनइक्वालिटी हर जगह से दिख रही है। दोनों बच्चों को आप देखें, एक बड़ी अच्छी ड्रेस में है, एक जो है आपके एक तरह से गरीब की ड्रेस में है, पुअर की ड्रेस में है। समीर 1 हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, समीर 2 जिसकी हालत बहुत खराब है वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। यहां पे डाइवर्सिटी आ गई ना, अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं, नाम एक ही है समीर। तो यहां पर क्या है, कभी कभी इंसानों में डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से कभी कभी इनइक्वालिटी भी होती है। और इनइक्वालिटी ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी होने से इनइक्वालिटी होती है, डाइवर्सिटी हो लेकिन इनइक्वालिटी ना हो। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा हम बना लें कि जिसमें सबको इक्वालिटी मिल जाए तो कितना बेहतर हो, कितना अच्छा हो। हम लोग कोशिश यही करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतर है भी, इतना अच्छा है भी कि जो हर इंसान को इक्वल राइट्स देना चाहता है। तो हम लोग इससे क्या जो है आपके एक तरह से मॉरल जो है आपके वैल्यूज सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के लिए इक्वालिटी रखना चाहिए। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम सामने वाले के लिए भी उसी के बराबर सोचें। ऐसा नहीं कि उसको जो है गिरी हुई नजर से देखें या फिर धुतकार दें, तो ये नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट है हम लोगों का। तो ये क्या है, ये आगे चल करके आप फंडामेंटल राइट में डिटेल वे में पढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ क्या चीज ऐड करती है। अब आप एक कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप रोज एक ही कपड़ा पहन, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वही सारे कपड़ा पहन रहे हैं, एक
होता सबका, सब लोगों का एक ही रूटीन होता, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ वापस आते। फिर जितने लोग हैं वो जिस रूटीन में पहले दिन थे उसी रूटीन में अगले दिन, उसी रूटीन, एक ही रूटीन आपका रखा जाए कि इतने बजे आपको ये करना है, इतने बजे आपको ये करना है, इतने बजे आपको ये करना है, वही कर रहे हैं, तो कितना बोरिंग सा हो जाएगा ना सारी चीज। बोरिंग सा इस तरह से हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक चीज में बोरिंग रहेगा। बोरिंग क्यों रहेगा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं टेल्स, छोटी छोटी जो है आपके बुक्स, तो बुक्स और नॉवल है अलग अलग नहीं आती। क्यों कहानी आती है अलग अलग तरह की? क्योंकि लोग सोच डेवलप करते हैं। आप सोच रहे हैं वो हम नहीं सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं सोच रहा है अलग, तो सबकी थिंकिंग एक हो जाती है, सब एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे, और उसी एनवायरनमेंट में मान लीजिए दो ऑथर निकलते और दो ऑथर निकलते, वो टेल्स लिखते, बच्चों की किताबें लिखते, कहानियां लिखते, तो देखिए एक जो लिखता वही दूसरा भी लिखता। क्यों? क्योंकि वही एनवायरनमेंट में वही चीज देख रहा है, कोई नई चीज उसको नहीं दिख रही है, लाइफ में कुछ नया नहीं दिख रहा है, रोज वही चल रहा है, जो एक आदमी देख रहा है वही दूसरा आदमी देख रहा है, तो एक तरह से लाइफ बोर होती है हम लोगों की। तो डाइवर्सिटी क्या करती है? सबसे पहले एक तरह से लाइफ में लाती है, लाइफ में जो है एक तरह से चेंज लाती है, और लाइफ में अगर चेंज ना है तो एक तरह से चैलेंजिंग लाइफ नहीं होती, और लाइफ चैलेंजिंग नहीं होगी तो आपकी लाइफ बेटर तरीके से नहीं आगे बढ़ती है। डाइवर्सिटी को अगर हम अलग कर दें, सब एक जैसे हो जाएं, तो आप देखिए आप स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, सारे बच्चे ऐसे यूनिफॉर्म पहने रहते, तो अब वहां पर क्या होता है, में मुश्किल होती है क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं। अब पूरा घर है, बहन भाई जितने हैं सब हैं, मदर जितने लोग हैं सब एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, सब एक ही खाना खाएंगे, खाएगा, अगर सब रोटी खा रोटी ही खाएंगे, चावल खाएंगे, और वही रूटीन हमेशा चलता रहेगा, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, एक ही जैसी चीज होगी। तो एक ही, अगर आपको एक ही खाना अगर 10 वक्त दे दिया जाए लगातार, आप नहीं खाएंगे, आपका टेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या, नई सब्जी बनती है, सुबह अलग सब्जी, दाल अलग दाल, सुबह कुछ और बन रहा है, स्वीट डिश में सुबह कुछ और खा रहे हैं, शाम वैरायटी कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जब होती हैं, तो आपको लगता है। उसी तरह से किसी कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी अगर नहीं है तो फिर क्या है, हर एक चीज बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या है, लाइफ को एक तरह से बेटर बनाती है, लाइफ को एंजॉय कराती है। लाइफ में जितनी चीजें इंसान को अच्छी लगती हैं वो ड्यू टू डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती तो आप सोच करके देखिए कि अगर हर दिन एक जैसा होता, हर आदमी एक जैसा होता, हर बात कर रहे होते, तो कैसा, कितना बोरिंग हो जाता। अब घर में आपको क्यों मजा आता है, दूसरा भाई कम बोलता है, तीसरी आरती है, अलग जो है रखती है, तो जुल करके कुछ ना कुछ होता रहता है घर में सुबह से लेकर रात तक में। लेकिन अगर बिहेवियर एक ही जैसा हो जाए, 4 भाई हैं, इनका नेचर एक जैसा हो, बैठ करके पानी पी रहे हैं, एक खाना खा रहा है, सब खाना खा रहे हैं, खुद सोचे कि क्या होगा। तो डाइवर्सिटी, अब आप ये सोच करके देखिए, ये हम आप पर डाल रहे हैं, ये इमेजिनेशन आपके लिए है, ये सिर्फ हम नहीं कि अगर इस तरह की चीज होती तो कितना ऑड होता। ये तो कहिए कि हमारे जो आप है, अल्लाह है, खुदा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है आपके नई चीज डेवलप,
वैरायटी डेवलप करी, इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये डाइवर्सिटी जो है आपके एक तरह से जो मिल रही है, ये हमारे लाइफ को के बेटरमेंट के लिए है, लाइफ हमारी इससे बेटर होती है। अब देखें जैसे डाइवर्सिटी इन इंडिया, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ढेर सारे कल्चर हैं, ढेर सारे रिलीजन हैं, ढेर सारे कास्ट हैं, ढेर सारे जो है आपके एक तरह से लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट फूड स्टाइल होती है, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट जो है आपके रिलीजियस सेरेमनीज होती है। तो ये जो आपके एक तरह से कहा जाए तो ये जो है आपके बहुत डिफरेंस पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम स्टेट्स की बात करें, देखिए कितने डिफरेंट स्टेट हैं। हम नॉर्दर्न रीजन में चले जाएं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तरांचल, ये सब रीजन कैसा है? माउंटेनियस रीजन है, ठंडा प्रदेश है, सब एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज है। दूसरे स्टेट में चले आए, एकदम डिफरेंट क्लाइमेट हो जाएगा, अलग तरह के लोग होंगे। जैसे ही हम वेस्ट इंडिया में आते हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये सब रीजन क्या है? ये खासतौर से राजस्थान अगर आप देखेंगे डेजर्टेड रीजन, पूरा डेजर्ट से भरा हुआ। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो आपका मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब रीजन क्या है? ये सब हिली रीजन है, ये सब हिल्स पर बसे हुए हैं। उनका क्लाइमेट ही बिल्कुल डिफरेंट रहा, तो वहां का कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, साउथ इंडिया का रीजन में आपके स्टेट्स देखिए, सब एक जैसे एकदम लगते हैं, एक जैसी चीजें होती हैं वहां पे। केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये सब रीजन आप देखें। मिड इंडिया में चले जाएं तो जब मिड इंडिया में आएंगे तो एक जैसा आपको एनवायरनमेंट दिखने लगेगा। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब जितने रीजन हैं ये सब एक जैसे हैं। आप देखेंगे तो वैरायटी जो है आपको मिलती है। तो डिफरेंट स्टेट से लोग बिलोंग कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी है। लेकिन हर रीजन में रहने वाला आदमी ये कहता है कि हम क्या हैं? इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो एक चीज निकल करके आई, तो डाइवर्सिटी है लेकिन एकता है, मतलब एक चीज आ गई, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी हो गई। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो आगे चल करके अभी आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। तो यहां पर क्या है? सब अलग अलग थलग हैं लेकिन सब एक हैं, ये कहा जाएगा। अलग अलग स्टेट्स हैं, सब एक हैं। कौन है? इंडियन है, भारतीय हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम जो है यूपी के हैं, हम जो है आपके एक तरह से महाराष्ट्र के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम जो है बेंगलोर के हैं। ऐसा कुछ कोई नहीं कहेगा। क्या कहेंगे? कहेंगे हम इंडियन है। कहीं पर किसी भी जगह पे लोग रहेंगे तो भिन्न भिन्न जगह के लोग हैं, लेकिन अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं तो चाहे जितने स्टेट्स हों, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी जगह पे अगर आप देखेंगे कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये सारी डाइवर्सिटी जितनी पाई जाती है अलग अलग अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स डिफरेंट है, यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं? एक ही माने जाते हैं, दैट इज वी आर इंडियंस। वही चीज होती है आपके रिलीजन में। कितने डिफरेंट रिलीजन है इंडिया में। कोई हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है, कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई पारसी को फॉलो कर रहा है, पार्सियन जो है आपके जो है उसको रिलीजन को फॉलो कर रहा है। सबके रिलीजन अलग अलग है। जो जिसका अच्छा लगे, जो जिसको रिलीजन अच्छा लगे, जो जिस पर विश्वास कर ले, वो रिलीजन को फॉलो करता है। और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको सभी इंडियंस को एक छूट दे रखी है। आगे चल करके आप आएगा फंडामेंटल राइट्स में, ये सब हम लोग के फंडामेंटल राइट्स हैं। आप फ्री हैं टू चूज एनी रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में किसी भी रिलीजन को आप चूज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, कोई आपको कंपल्शन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से आप देखते हैं ढेर सारे रिलीजन हैं, लेकिन किसी भी रिलीजन में अगर पूछा जाए कि तुम किस कंट्री में रहते हो तो सभी क्या कहेंगे? चाहे वो हिंदुइज्म का आदमी हो, वो भी कहेगा हम इंडियन है, भारतीय हैं। अगर कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है, उससे पूछा जाए कौन से कंट्री में रहते हो, कहेगा मेरा देश जो है वो
भारतीय है, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। कोई अगर क्रिश्चियन से पूछेगा तो वो भी कहेंगे हम इंडियंस हैं। तो कोई भी चाहे जिस रिलीजन को फॉलो करे, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर वही चीज आती है कि हम सब क्या हैं, एक है, दैट इज इंडियन। तो ये जो है आपके, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो रिलीजन हो, ये सारी चीजें जो है अलग थलग है, लेकिन फिर भी क्या है, सारी चीज एक है। नेक्स्ट आता है कल्चर। जब रिलीजन होता है तो अलग अलग कल्चर भी होता है, फेस्टिवल्स होते हैं जो कि आपके देखने को मिलते हैं। तो जब अलग रिलीजन होगा, अलग कल्चर होगा, अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हिंदुइज्म में लोग क्या करते हैं, टेंपल में जाते हैं, टेंपल में जाकर के वर्शिप करते हैं, डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस की जो है आपके प्रतिमा के सामने जो है आपके एक तरह से वो प्रेयर करते हैं। क्रिश्चियनिटी में लोग जाते हैं चर्च में, जीसस क्राइस्ट के सामने जाकर के प्रेयर करते हैं ना। इस्लाम में मुस्लिम्स जो हैं वो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गुरुद्वारे में जैसे आपके गुरबानी होती है और जो है आपके लोग जाते हैं। तो हर रिलीजन में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज क्या है, इंडिया में इतना वास्ट इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है कि यहां पर जगह जगह पे आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिल जाते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग मिल जाते हैं, अलग अलग क्रीड के लोग मिल जाते हैं, और सब कुछ डिफर करता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर ये पूछा जाए कि आप किस कंट्री में रहते हो, आप कौन हो, तो सभी क्या कहते हैं, सभी कहेंगे कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो कल्चर भी, कितने डिफरेंट कल्चर हैं सबके, सबके कल्चर, सबके फेस्टिवल अलग। हिंदू जो हैं वो आपके होली, दीपावली, दशहरा, ये सारे जो है फेस्टिवल मना रहे हैं। मुस्लिम जो हैं वो आपके ईद है, फिर ईद उल जुहा है, बकरा ईद जिसको बोला जाता है, मुहर्रम है, ये सब जो है आपके एक तरह से उनके फेस्टिवल होते हैं। क्रिश्चियंस में अगर आप देखेंगे तो क्रिसमस, ईस्टर, ये सब जो है आपके एक तरह से फेस्टिवल होते हैं जो वो मनाते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे जितने रिलीजन हैं उतने कल्चर, उतने फेस्टिवल, लेकिन सब में क्या है, फिर वही चीज आती है कि अगर किसी भी रिलीजन वाले को, फॉलो करने वाले को पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो या क्या हो, या जो है आपकी आइडेंटिटी क्या है, किस देश के निवासी हो, तो सब कहेंगे क्या कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो हम सब लोग इतने डाइवर्सिफाइड हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब क्या हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, फिर देश में कोई अलगाव नहीं होता। जैसे कि एक परिवार में आप देखते हैं, परिवार के लोग सब लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, यही तो जो है आपके एक तरह से अच्छाई है, सब लड़ते झगड़ते सब कुछ है, लेकिन जब परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो क्या हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में भी है, इंडिया में सब एक दूसरे को जो है आपके अच्छा नहीं कहते, कोई बुरा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब इंडिया के ऊपर बात आएगी तब सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है, इंडियन है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या है, फिर हम लोगों के मन में, दिमाग में, हर एक चीज में फिर कौन बस जाता है, फिर बस जाता है हम लोगों का देश जो कि इंडिया है। तो हम लोग क्या है, हम लोग इंडियंस होते हैं। तो किसी भी रिलीजन, कास्ट, किसी भी जो है आपको चीज को फॉलो करें, लेकिन फिर भी सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो सब में जो है डिस्क्रिमिनेशन है, वैरायटी है, वेरिएंट्स हैं, और जो है आपके अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर वही चीज है कि डाइवर्सिटी होना ही अच्छा है। क्योंकि फिर वही चीज आती है कि फेस्टिवल अगर सब लोग एक ही मना रहे होते तो फिर क्या फायदा होता। होली में जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए होली होती है, तो होली में आदमी गुजिया खाने जाता है, तो आदमी अपने घर में गुजिया बना के अपने आप खा रहा होता, कोई उससे मिलने नहीं जा रहा होता। लेकिन वहां पे हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी सब जा रहे हैं मिलने के लिए। ईद है, ईद पे सिवई बनी हुई है, सिवई अगर बनी हुई है तो मुस्लिम्स बैठ करके अपने घर पे थोड़ी सिवई खाएंगे। उसमें क्या है, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, सारे धर्म के लोग आ रहे हैं, आकर के सिवई खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भाईचारा है, ब्रदरहुड है जिसको कहा जाता है। तो हम सब के बीच में एक अच्छा ब्रदरहुड होता है, हम लोगों के बीच में एक अच्छा जो है लाइवलीहुड जिसको कहा जाता है वो है।
और ये चीजें क्या हैं, ये सब वैरायटी होने के बावजूद भी, इतना अलग थलग होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, हम सब एक होते हैं। अब देखिए इंडिया के कितने रीजन ऐसे हैं जहां पे डिफरेंट ट्राइब्स हैं। मध्य प्रदेश में देखें ढेर सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, पूरे जो है छत्तीसगढ़ और इसमें तो आप देखेंगे यहाँ इस पूरे रीजन में कहीं पे गोंड हैं, कहीं पर कोल हैं, कहीं पर मुंडा हैं, तो कहीं पर जो है आपके एक तरह से विस्ता है, तो इस तरह से जो है कुरुला है, इरूला है, ये सब जो है आपके अलग अलग जो है आपके ट्राइब्स हैं जो कि जगह जगह पाए जा रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, असमी हैं, फिर जो है आपके इसी जगह पर जो है आपके नागा हैं जो कि नागालैंड में रहते हैं, फिर गारो खासी जयंतिया है मेघालय में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सब ट्राइब्स हैं, सबके कल्चर अलग हैं, सब अलग अलग चीज प्रैक्टिस करते हैं, सबके कबीले हैं, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब अपना अपना नियम बनाए हुए हैं, खाना सबका अलग है, पहनावा सबका अलग है, आपके सारे कस्टम्स उनके अलग हैं। लेकिन जब जो है आइडेंटिटी पूछी जाएगी उनसे कि ये ट्राइब कहां की है, इंडिया की, ये ट्राइब कहां की है, इंडिया की, जब कंट्री की बात आएगी तो चाहे जितने ट्राइब्स हैं सब एक हो जाते हैं। उसी तरह से लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, कहीं पे कोई बंगाली बोल रहा है, कहीं पर कोई मराठी बोल रहा है, कहीं पर कोई तमिल तेलुगु बोल रहा है, कहीं पर जो कहे कोई हिंदी बोल रहा है, कहीं जो है आपके एक तरह से उर्दू बोली जा रही है, कहीं जो है आपके संस्कृत बोली जा रही है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस जो कि आपके पाई जा रही हैं। उसी तरह से डिफरेंट फूड्स, फूड में कोई चावल खा रहा है सादा, कोई उसको बगरा चावल खा रहा है, कोई तहरी खा रहा है, कोई जो है आपके उसी को खिचड़ी के रूप में खा रहा है, कोई बिरयानी के फॉर्म में खा रहा है। तो क्या है, सब खा रहे हैं राइस, लेकिन राइस की कितनी वैरायटी हो गई। तो फूड की भी ढेर सारी वैरायटी है, जितने आपके रिलीजन, जितने कल्चर, उतनी तरह के फूड। एक जगह से दूसरी जगह जाइए, फूड का स्टाइल चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये किस वजह से, ये डाइवर्सिटी की वजह से है। जो लोकेशन है, डिफरेंट लोकेशन ऑफ द पीपल। केरला का कोई आदमी मान लीजिए कि आएगा आपके दिल्ली, तो वहां पर आकर के क्या करेगा, अपना कल्चर छोड़ तो नहीं देगा। कुछ दिन के लिए दिल्ली में जब तक है, दिल्ली के कल्चर को फॉलो कर रहा है, हो सकता है उसके घर वाला खाना ना मिल रहा हो, लेकिन क्या वो अपने कल्चर को भूल जाएगा, वापस जाएगा अपने लोकेशन पे, क्या होगा, फिर से उसको याद आ जाएगी, फिर वो केरला वासी हो जाएगा। कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से आया है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल, बंगालीज के साथ बैठ करके खाना खा रहा है, या वहीं पे उसी डिशेस, वही उसी तरह की डिशेस मिल रही हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र वापस लौटेगा तो क्या होगा, क्या वही बंगाली खाना खाने लगेगा? वो जाएगा महाराष्ट्र, अपने लोकेशन में जाएगा, अपने फिर से लोकल चीजों को जो है अडॉप्ट कर लेगा। तो टाइम टू टाइम हम लोग जब अपने लोकेशन को चेंज करते हैं तो हमारी जो है आपके फूड, हमारे स्टाइल, हमारे जो कल्चर हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन परमानेंटली कभी नहीं चेंज होते हैं। हमेशा परमानेंट वाले जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हम लोगों की जो है आपके अपब्रिंगिंग होती है, उसी को फॉलो हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं जाएंगे तो उन चीजों को अडॉप्ट, अच्छी चीजें अडॉप्ट करना ही चाहिए। इसलिए कहीं पर भी आदमी जाता है, अच्छी चीजें अडॉप्ट करके लाता है, लेकिन फिर अपने कल्चर में फिर रंग जाता है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, डिफरेंट ड्रेसेस, ड्रेस के स्टाइल देख लीजिए आप, इंडिया में कितनी वैरायटी है ड्रेस के स्टाइल की। नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह का ड्रेस पहना जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है, जो मिड इंडिया है उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। फिर इसी तरह से साउथ इंडिया चले जाइए, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है। गुजरात, राजस्थान चले जाइए, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है। ड्रेस ही जो है आपके एक तरह से क्या है, जो पहनावा है वही बदल जाता है। तो पहनावा बदल रहा है, हमारी लैंग्वेज बदल रही है, हमारा खाना बदल रहा है, सारी चीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन जो है आपके डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यही तो अच्छापन है भारत का, यही तो अच्छी चीज है इंडिया की, कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब लोग क्या हैं, हम सब लोग एक होते हैं। और डाइवर्सिटी होना जरूरी है, अच्छा है, क्योंकि डाइवर्सिटी जितनी होगी उतनी ज्यादा चीजें हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं।
हम लोग फील करते हैं, हम लोग जो है आपके एक तरह से डाइवर्सिटी के में अगर रहते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी में न रहें, हम एक जैसी चीज में हमेशा रहें, क्या सीख पाएंगे? कुछ नहीं। जो जिस जगह रह रहे हैं बस वही चीज सीख पाएंगे। तो डाइवर्सिटी होना भी बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? कंट्री की। हम लोग इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम पूरे कंट्री वाइज अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतना रिच कल्चर होगा, उतना रिच लैंग्वेज होगा, उतने रिच लोग होंगे, और हर एक चीज आपको जो है एक तरह से एपेक्स पर मिलेगी, हर चीज टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिलेगी आपको। तो यही हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हर तरह से अलग अलग हैं, अलग अलग जगह रहने वाले, लेकिन कहीं पर भी इंडिया के किसी कोने में चले जाएं तो सभी क्या हैं? इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं। अब देखिए, डाइवर्सिटी तो आप समझ ही चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए डाइवर्सिटी समझने के लिए। इंडिया में जैसे हमने आपको बताया और हम लोग ने डिस्कस किया कि इंडिया में ढेर सारे स्टेट्स हैं, ढेर सारे रिलीजन हैं, ढेर सारे कल्चर हैं। आप देखिए कितना ज्यादा वेरिंग सारी चीजें हैं, और ये सारे जो है आपके भिन्न भिन्न चीजें जितनी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जितनी होती हैं, वही क्या होती है? वही डाइवर्सिटी होती है। तो जैसे हमने आपको बताया कि इवन पीपल जो रह रहे हैं उनके लिविंग स्टाइल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्लाइमेट कंडीशन जो होती हैं वो आपकी वेरी करती हैं, फिर जो आपके रीजन होता है वहाँ के कल्चर जो है आपके डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत सारी चीजों में आपकी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब डाइवर्सिटी का अगर हम सपोज कर लीजिए एक कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन क्या करते हैं? इंडिया के दो पार्ट का अगर हम कंपैरिजन करें, ऐसे तो पूरे इंडिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन दो पोर्शन का हम जो है आपके एक तरह कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक पोर्शन इंडिया का ऊपरी टॉप मोस्ट पार्ट है, ये जो आपके पोर्शन होता है ये बना हुआ लद्दाख का पोर्शन है। ये लद्दाख अभी रिसेंटली जो है, पहले ये लद्दाख क्या था? जम्मू कश्मीर स्टेट में आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म कर दिया गया, आपको पता है। और जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म करके और अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश जो आपके बना दिए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज जिनको कहा जाता है। तो इसके मतलब जो जम्मू कश्मीर स्टेट था वो अब दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया। एक का नाम जो नीचे है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अब स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो गया। ये पूरा पहले स्टेट था, ये नीचे वाला जो है ये आपके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, और ये लद्दाख हो गया रेड वाला। तो एक तो लद्दाख के पोर्शन की स्टडी हम करने जा रहे हैं, और दूसरा जो है आपके केरला। केरला आप जानते हैं इंडिया के साउथ वेस्ट पोर्शन में पाया जाता है, साउथ वेस्ट पोर्शन में जो है आपके एग्जिस्ट होता है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट और जो है आपके इंडिया का लोअर मोस्ट पॉइंट, इन दो जगह का, इन दो राज्यों का, या फिर आप ये कहें इन दो प्लेसेस का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। लद्दाख की बात अगर हम करें तो लद्दाख हिली रीजन है, बहुत कम टेम्परेचर पाया जाता है, माउंटेनियस रीजन है, पूरे में माउंटेन्स पाए जाते हैं, लोग जो है माउंटेन स्लोप पर रहते हैं, और जो माउंटेन्स पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उसी को जो है वो यूज करते हैं। और जितनी भी आपके इनके रिसोर्सेज हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन लोगों के पास, लेकिन उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप का की सारी चीजों को जो है आपके एक तरह से समेटते हैं, और हर एक काम इनका जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहता है ज्यादातर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आपके ट्रेड नहीं है, व्यापार नहीं है, और या फिर आप ये कहें कि कोई बहुत ज्यादा जो है बिजिएस्ट प्लेस नहीं है, या कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि बाहर से लोग आकर के ट्रेड शुरू करें, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं है। तो जिसकी वजह से ये पूरा रीजन जो होता है आप देखें कि पूरे में माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और ऐसे बैरन ग्राउंड्स हैं जहां पर कोई नहीं रहता है, या फिर स्नो जो है कवर्ड रीजन है जो पूरे साल जो है आपके स्नो से ढके होते हैं। तो वहां पर रिहायशी क्षेत्र नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है, जहां पर जो कुछ लोग रहते हैं तो वो अपना किसी तरह से जो है आपके जिंदगी गुजारते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम केरला की बात करेंगे तो अब एक रीजन देखिए डाइवर्सिटी कितनी है, एक हिली रीजन, माउंटेनियस रीजन, ठंडा रीजन, दूसरा इंडिया का ही रीजन, लेकिन केरला कहां है? ये आपके सी कोस्ट पर, यहां पर सी कोस्ट है, यहां पर आपके अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन जो है आपके पूरा पाया जाता है।
तो ये पूरा जो है आपके आप इंडियन ओशन में बसा हुआ है ये, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये अरेबियन सी है, क्योंकि अरेबियन सी भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। नॉर्मली क्या है कि आदमी सोचता है कि हाँ इंडियन ओशन नीचे है, इंडियन ओशन तो पूरा है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी भी इंडियन ओशन ही है, बे ऑफ बंगाल भी इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन के इस पार्ट को अरेबियन सी कहते हैं, और इंडियन ओशन के इस पार्ट को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। क्योंकि ओशन क्या होता है, हमने आपको ओशंस के टॉपिक में अच्छे से समझाया है कि ओशंस क्या है, कलेक्शन ऑफ जो है आपके एक तरह से सी, तो सी के कलेक्शंस को ही आपके क्या कहा जाता है, ओशंस कहा जाता है। तो ओशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ सी होती हैं। तो सी का जो आपके एक तरह से हम लोग देखते हैं अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ऐसा नहीं कि बे ऑफ बंगाल अलग और इंडियन ओशन अलग, अरेबियन सी अलग इंडियन ओशन अलग, ऐसा नहीं है। ये पूरा कंप्लीट इंडियन ओशन है जिसका पार्ट इंडियन ओशन और आप क्या कहते हैं आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल होता है। तो केरला कैसा है, ये है इक्वेटर के पास, हरा भरा बिल्कुल जमीन, आसपास के पूरे जो है आपके ग्रीनरी रहेगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो पूरी ग्रीनरी रहती है। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर। एक जगह वो जो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, जो पूरा हिली रीजन है जहां पर आपके पूरे में स्नो जो है आपके कवर्ड रहती है, और दूसरा रीजन जहां की हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, पूरा कोस्टल रीजन है, पूरा जो है आपके वेजिटेशन से भरा हुआ है, ग्रीनरी यहां पर पाई जाती है, ग्रीन वेजिटेशन आपके होते हैं, और यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये जो आपके ऐसे रीजन है, इस रीजन में को अगर हम लोग देखें तो दोनों में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डाइवर्सिफाइड है दोनों। तो इसी वजह से हम इन दो पार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी जो है आपके क्लाइमेटिकल कंडीशन और पाए जाने वाले रिसोर्सेज में है, यहां का रिसोर्स बिल्कुल डिफरेंट आप देखेंगे, यहां का रिसोर्स बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। तो ये जो आपकी स्टडी है, कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए इन दोनों जगह का क्या क्या जो है मेन जो है आपके फीचर्स हैं, उसको हम लोग स्टडी करें। पश्मीना इसी ब्रांड को कहते हैं जिससे शॉल ऑल बनाई जाती है, पश्मीना। तो पश्मीना उस ब्रांड को कहते हैं जो इन्हीं गोट्स के हेयर से बनती है, और इसी हेयर से जो है आपके एक तरह से उसको पूरा बनाया जाता है, जो बहुत गर्म शॉल होती है। आप एक शॉल अगर पहन ले तो आपको पसीना आ जाए, इस तरह की जो है आपके शॉल होती है, जो कि बहुत मुलायम होती है। पश्मीना के लिए जैसे आप देखते हैं कि जो आपके इसकी पहचान होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि पूरे पूरे आप पश्मीना को एक मुट्ठी में रख सकते हैं। और या फिर अगर उसकी पहचान देखना होता है तो बहुत सारे लोग पहचान बताते हैं कि पश्मीना को एक रिंग लीजिए, उस रिंग से गुजारिए और पूरा शॉल निकल जाएगी उस रिंग से। अगर उस रिंग से वो शॉल निकल गई तो इसके मतलब वो पश्मीना है प्योर। अगर रिंग से शॉल नहीं निकल पाई तो इसके मतलब पश्मीना नहीं है। तो पश्मीना शॉल की ये सब पहचानें होती हैं, और ये सब पश्मीना जो होते हैं ये आपके यहाँ के लोग देखिए जैसे बुन रहे हैं, ये जो बड़े बड़े बाल इसके काटे जाते हैं, इन्हीं बाल को बुना जाता है, अब बुन करके इससे शॉल बनाई जाती है। तो शॉल का प्रिपरेशन का वर्क होता है यहाँ पे। तो यही क्या है, यहाँ लोगों का ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये इनका ऑक्यूपेशन हो गया कि गाय इनको पालते हैं, पाल करके क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ मिल्क भी होते हैं, तो इनसे मिल्क मिलता है। या अगर मान लीजिए कि आपके कभी ऐसा फूड भी जो है इनको काट करके खाया भी जाता है, तो ऐसा फूड भी यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो आपके एक तरह से लोग होते हैं जिनको प्रोफेशन करना होता है, ऑक्यूपेशन जिनका होता है, वो ज्यादातर इसको जो है आपके इसी पर्पज से, पश्मीना के पर्पज से जो है आपके पालते हैं। तो पश्मीना शॉल जो है इनकी बनाई जाती है, और पश्मीना शॉल जो है आपके इसीलिए बहुत कॉस्टली होती है, जो कि एक पर्टिकुलर जो है आपके नेचुरल चीज से बनाई गई है, जो कि किसी कोई सिंथेटिक नहीं होता, जो कि आपके इंडस्ट्री में प्रिपेयर होकर के आपके बनाया गया हो, ऐसा नहीं। तो ये आपके एक तरह से जो है ओरिजिनल चीज होती है जो कि आपके बनाई जाती है इस तरह से। तो इस तरह से आप देखते हैं तो यहां पर रहने वाले लोग जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं इनको मिल रहा है। इनको क्या है, जो जानवर है जानवर के बाल ही निकाल करके उसी से शॉल बना रहे हैं। तो देखिए जो अवेलेबल रिसोर्स है बस उसके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो कितने जो है आपके मेहनती लोग हैं, आप ये समझिए कि इनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस कम रिसोर्सेज में भी ये आपके मेहनत करके ये जो है आपकी सारी चीजें जो है बनाते हैं। तो ये जो है एक तरह से जो है लद्दाख हो जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं। और लद्दाख में और क्या है, जैसे ट्रेड जो होता है स्पाइसेस का,
तो ये एक तरह से ये कहा जाए कि लद्दाख जो पूरा रीजन है ऊपर का अगर आप देखें तो लद्दाख में लद्दाख जो है वो एक तरह से आप देखेंगे ये जो पूरा रीजन है लद्दाख का, ये इधर तिब्बत से और इधर पाकिस्तान, ये दोनों से टच करता है। खास तौर से तिब्बत के रीजन जो आपके होते हैं, जो चाइना का रीजन होता है, तो चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड होता रहता है। तो और यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे पश्मीना की डिमांड यहां पे बहुत ज्यादा है, जो चीन को भी चाहिए रहता है और पाकिस्तान को भी चाहिए रहता है। तो यहां से ट्रेडिंग होती है और यहां से ट्रेडिंग करके लोग जो है आपके एक तरह से पश्मीना को एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर होता है। तो ये जो ट्रेडिंग है इनकी, इसको अगर देखें तो एक तो आपके रॉ सिल्क की है, स्पाइसेस की है। तो यहां पर स्पाइसेस भी होते हैं, कुछ स्पाइसेस आते भी हैं जो है तिब्बत से, कुछ जाते भी हैं। रॉ सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्क जो है यहां पर होता है और उसी की कारपेट बनाई जाती है, जैसे बुन करके अभी आपने देखा जैसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, उसी तरह से कारपेट्स बनते हैं। तो कारपेट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो रहने वाले लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ज्यादातर लोग बुद्धिज्म के लोग हैं यहाँ पे लद्दाख में, और इस्लाम को मानने वाले हैं। तो बुद्धिज्म और इस्लाम, और बुद्धिज्म क्यों जो है आपके एक तरह से है क्योंकि तिब्बत का जो पूरा रीजन है वो सब बुद्धिज्म फॉलो करता है, तो इसलिए बुद्धिज्म फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग हैं वहां पर, बुद्धिज्म और इस्लाम। तो ये दो रिलीजन है जो कि आपके लद्दाख में मिलेगा आपको। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो तिब्बत है पूरा, जो चाइना का एक पार्ट था पहले, तो तिब्बत में जितनी भी चीजें रिसोर्सेस पाई जाती हैं वो सारी चीज लद्दाख में है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे तिब्बत का एक छोटा रूप, एक छोटा फॉर्म लद्दाख है। तो लद्दाख में अगर आप घूम लिए तो लगभग उसी को बड़ा कर दिए तो वही तिब्बत है, इस तरह से। इसीलिए उसको लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है कि जितनी चीजें तिब्बत में अवेलेबल हैं या तिब्बत जैसा ही बिल्कुल लद्दाख है, जो कि आपके एक तरह से इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जबकि तिब्बत चाइना में है। लद्दाख के लिए क्या है? रिच ओरल ट्रेडिशन है। यहां पर लोग ओरल ट्रेडिशन जो है आप में आपके इनका बहुत ज्यादा रिच है। कहने का मतलब कि यहां पर जैसे बुद्धिज्म वाले जो लोग होते हैं, ये जो प्रीचिंग्स देते हैं वो ओरल देते हैं, इनकी जो है आपकी लिखी हुई चीजें कम है। तो ज्यादातर जितने भी जो है आपके एक तरह से अपने जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनको जो सिखाया जाता है वो ओरल जो है आपके एक तरह से टीचिंग होती है। तो इसलिए इनका ओरल ट्रेडिशन बहुत रिच है। तो ओरल ट्रेडिशन रिच होने का मतलब ये कि आपको रटा दिया जाता है, आपको याद करा दिया जाता है चीजें। और तिब्बत की एक नेशनल एपिक है जिसको केसर सागा के नाम से जाना जाता है। और ये केसर सागा बुद्धिज्म और इस्लाम दोनों मिलकर के, दोनों धर्म के लोग मिलकर के इसको केसर सागा को गाते हैं। तो केसर सागा एक तरह से यहाँ का नेशनल एपिक है तिब्बत का, जो कि यहाँ पर क्योंकि तिब्बत में रहने वाले लोग भी बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी लद्दाख में भी बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है आपके एक तरह से केसर यहाँ का नेशनल एपिक तिब्बत का यहाँ पर गाया जाता है, जिसको केसर सागा के नाम से जाना जाता है। अब आइए दूसरे प्लेस को देखते हैं। दूसरा प्लेस क्या है? केरला। केरला जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो साउथ वेस्ट रीजन में है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं इंडिया का अगर हम ये देखें, इंडिया को अगर हम ऐसे अगर हम ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, तो ये आपका रीजन जो हुआ आपके जो है साउथ वेस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट रीजन के नाम से। तो सीधे ना होकर के बल्कि साउथ वेस्ट रीजन में आपके आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट रीजन में केरला स्थित है। इंडिया के साउथ में भी आप बोल सकते हैं, टोटल साउथ वेस्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये आपके एक तरह से ये कहा जाए कि केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट रीजन में है या साउथ रीजन में है। वेस्ट की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर क्या है? सी। केरला में अगर आप देखें, केरला को अगर हम यहां पर देखें, केरला के वेस्ट में ये है अरेबियन सी, और केरल के अगर हम ईस्ट में देखें तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या है? ये है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स है। तो केरला के ईस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन्स। और केरला के वेस्ट में क्या है?
वेस्ट में पूरा जो है आपके सी है, तो इसलिए वेस्ट में ये सी से और ईस्ट में ये माउंटेन से घिरा हुआ है पूरा केरला। तो केरला में आप चलते चले जाएंगे, दाहिनी तरफ माउंटेन्स दिखाई पड़ते जाएंगे, बाईं तरफ क्या चलता जाएगा, आपके जो है सी चलता चला जाएगा। तो किसी भी रीजन में आप जाते हैं, आप राइट हैंड साइड पे देखते चले जाएं तो माउंटेन्स आपको दिखाई पड़ते रहेंगे। आप जो है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तो बाईं तरफ आपके क्या है, माउंटेन्स दिखाई पड़ते रहेंगे, दाहिनी तरफ आपको पूरा सी दिखाई पड़ता रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी जगह पे आप सी कोस्ट पे जा रहे हैं, माउंटेन्स इतने ऊंचे हैं कि सी कोस्ट पे भी रहेंगे तो भी आपको माउंटेन्स दूर दिखाई पड़ते रहेंगे। तो इसलिए एक तरफ माउंटेन्स की चेन चली जा रही है जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, और एक तरफ जो है आपके अरेबियन सी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत जगह पर आपके बना हुआ ये आपकी जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे मसालों की रानी कहा जाता है। तो इसे वो मसालों की रानी क्यों कहा जाता है, वजह यह है यहां पर रिच जो है आपके एक तरह से आपके स्पाइसेस होते हैं, ऐसे स्पाइसेस जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलते। अब जैसे यहाँ की आप देखते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ, हम लोग जहां पर जो है आपके हम लोगों के यहाँ मसाले आते हैं, सौंफ आती है, गरी आती है, आपके इलायची आती है, लौंग आती है, काली मिर्च आती है। हम लोगों के यहाँ क्या है, हम लोगों के यहाँ ऐसी काली मिर्च और ऐसी लौंग और इस तरह की जो सौंफ आती है, या फिर जो आपके एक तरह से इलायची है, इसको अगर आप देखें और केरला चले जाएं, आपको पता है केरला में जब हम गए थे, विजिट किया था, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर उन्होंने हमको एक लौंग दिया और कहने लगे ये लौंग पकड़िए, अब इस लौंग को दबाइए, और आप यकीन मानिए कि हमने पूरी लौंग को दबाया, लौंग का तेल पूरा टपकने लगा, पूरी लौंग का तेल, और इतनी महक कि आपको क्या बताएं। यहां तो लौंग आपके सूखी मिलती है हम लोगों को, वहां पर तो आपके लौंग ऐसी होती है कि आप उसको हाथ से दबा दिए तो उसके अंदर से ऑयल निकल आता है, इस तरह की। और वहां के स्पाइसेस अगर आपने हाथ में लगा लिया तो वो महकते रहेंगे हमेशा। तो इस तरह से आपके पूरा दिन महकते हैं। अगर कहीं पे लग गए, कपड़े पे लग गए या कुछ भी लग गए, अब जो क्लोव था, जो आपकी लौंग थी, लौंग का तेल जो आपके ऑयल था, वो एक ड्रॉप अगर जो है कपड़े पे गिर गया तो वो दिन भर आपको क्लोव की महक आती रहेगी। इलायची यहां सूखी रहती है, वहां आप देखें तो इलायची इतनी सॉफ्ट रहेगी जैसे लगेगा ही नहीं कि ये इलायची है। इस तरह के जो स्पाइसेस हैं बिल्कुल डिफरेंट, और उसमें उन स्पाइसेस को ला करके आप यहां खाना बनाइए, आप देखेंगे फूड का अपना अलग मजा है। और वहां पर सबसे ज्यादा जो है आपकी ट्रेडिंग इसीलिए स्पाइसेस की होती है। जितने टूरिस्ट जाते हैं, आपको बताएं, जितने टूरिस्ट जाते हैं वहां पर बंडल के बंडल जो है आपके वहां से स्पाइसेस लेकर के आते हैं। तो स्पाइसेस बहुत बिकता है वहां पे, बहुत ज्यादा। और इवन सड़क पे आप चले जाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सड़कों पर जाते टाइम, जैसे जो आपकी डली होती है, छालिया जो पान में डाली जाती है, छालिया का पेड़ ऐसे रहता है सड़कों पे, ऐसे गिरी पड़ी रहती है, सड़क पे पड़ी रहती है, तो आप सड़क से आप उठा सकते हैं, इस तरह की छालिया जैसे आपके रहती है। तो जितनी भी ये क्या है, इसीलिए केरला को जो है आपके क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, मसालों की रानी। तो इसमें क्या है, यहां पर जैसे पेपर, काली मिर्च आपके बहुत ज्यादा होती है, क्लोव बहुत ज्यादा होता है, इलायची, कार्डमम जो है आपके इलायची बहुत ज्यादा होती है जो कि आपके इसमें पाई जाती है। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो है 2000 साल पहले लगभग जो है आपके एक तरह से एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, ये सेंट थॉमस है। तो सेंट थॉमस जो है आपके क्राइस्ट के एपोस्टल थे। जीसस क्राइस्ट के एपोस्टल मतलब होता है क्या, फॉलोअर, मतलब जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को आमने सामने से देखा है। तो ये जो है आपके एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ये सेंट थॉमस वहां पे चर्च है, उनकी डेड बॉडी अभी तक रखी है, इनकी डेड बॉडी अभी भी प्रिजर्व्ड है, आप जाएंगे तो देखेंगे उनकी डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। तो ये जो है आपके साल में एक बार निकलती भी है वहां, और वहां पर जो है आपके लोग जो है आपके देखने भी जाते हैं, इनकी डेड बॉडी अभी भी रखी हुई है। एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो कि सेंट थॉमस थे, ये पहले आए थे 2000 साल पहले, और ये 2000 साल पहले आए थे और इन्होंने ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाए। ये पहले आदमी थे माना जाता है
कि जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए थे 2000 साल पहले। तो वजह यह था कि ज्यूस और अरब ट्रेड के लिए आए। जितने ज्यूस थे और जो अरब वाले थे वो सब क्या है, ट्रेड के लिए आए। लेकिन ये जो है आपके एक तरह से माना जाता है कि ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो है निकले थे, और ये जो है आपके एक तरह से सी रूट से आए थे। तो सी रूट मेन रूट हुआ करता था पहले, जो कि आपके इंडिया में जो है ये आपके केरला में मिलेगा। तो सेंट थॉमस जो है, सेंट थॉमस चर्च में अगर आप देखेंगे तो सेंट थॉमस जो आपके एक तरह से उनकी डेड बॉडी है वो भी वहीं पर रखी हुई है, प्रिजर्व कर दी गई है, उसको एक तरह से मम्मी का रूप दे दिया गया, उसमें मसाले वसाले लगा करके रखा हुआ है। तो ये जो है आपके केरल का ट्रेडिशन है। तो केरल का अगर आप देखें तो केरल एक ऐसी जगह है जो आपके एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट, जो कि पूरा एवरग्रीन वेजिटेशंस होते हैं, पेड़ पौधे एकदम भरे हुए हैं वहां पर। और जो आपके एक तरह से सी रीजन है तो वहां पर आपके एक तरह से जैसे बहुत सारे जो है मंग्रूव्स होते हैं। मंग्रूव्स क्या होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो आपके सॉल्ट में उगते हैं, क्योंकि समुद्र में सॉल्ट होता है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि जो है आपके एक तरह से सॉल्ट में लगते हैं, तो उनको कहा जाता है मंग्रूव्स। पूरे रीजन में मंग्रूव्स होते हैं। अब पूरा उसमें होता क्या है कि पूरा रीजन जो होता है पानी से भरा होता है, चारों तरफ जो है आपके पेड़ ही पेड़ होते हैं। अब बोटिंग होती है उसमें, बोट से आप बैठ करके जाएंगे, चारों तरफ आपको जंगली जंगल दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर पानी चलता चला जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से बैक वाटर होता है। बैक वाटर के मतलब होता है कि पानी जो अंदर चला आता है आपके जमीन पर समुद्र से, तो वो पूरा बैक वाटर कहलाता है। पूरी जमीन पे पानी पानी भरा होता है काफी किलोमीटर दूर तक। तो वो क्या है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। उसमें बोट चलती है और अंदर अंदर चलते चले जाते हैं आप, चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई पड़ेगी, पेड़ दिखाई पड़ेंगे, पूरे जंगली जो है आपके पूरा जंगल दिखाई पड़ेगा। उस जंगल में आप जाते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि कहां आपका जो है लद्दाख और कहां केरल, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है। हर एक चीज डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों क्या है, इंडिया के ही पार्ट है। दोनों को ही इंडिया कहेंगे। जब केरल में जाते हैं तो कहा जाता है आप कौन हैं, तो कहेंगे इंडियंस हैं। जब लद्दाख में आप जाएंगे तो वहां से उनसे पूछे वो क्या है, वो भी इंडियंस है। तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी दोनों इंडियंस हैं। तो डाइवर्सिटी क्या है, एक तरह से खूबसूरती है इंडिया की। इंडिया की खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी, क्योंकि जहां आप जाएंगे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। और इसी डाइवर्सिटी में जो है आपके एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह की डाइवर्सिटी मिलती है। तो अभी हम डाइवर्सिटी समझ रहे हैं हर एंगल से, लेकिन ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझना है। सिविक्स में हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, डाइवर्सिफाइड है। आप हर एंगल से सोचेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज आपके दिमाग में आ रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं छुई। सब कुछ जो है आपके एक तरह से टच की गई है। तो चाहे वो पुअर पीपल हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो आपके एक तरह से एक बिजनेसमैन हो, या फिर कोई और जो है लेबर क्लास हो, सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बराबर है। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं सब इक्वल हैं सबके लिए। तो इक्वालिटी आपको दिखाई पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डाइवर्सिटी तो है ही है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बाद भी सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक। अब केरला की ही बात करें तो केरला में जैसे आपने पढ़ा होगा इब्न बतूता, जैसे इस पे तो गाना वाना भी बन गया ना, इब्न बतूता बगल में जूता क्या है, इस तरह का जो है आपके सॉन्ग भी बना हुआ है। तो इब्न बतूता कौन थे, तो ये आपके एक तरह से आप ये कहिए कि ये ट्रैवल करके आए थे, और ये जो है आपके एक तरह से यूरोपियन जो है मोरक्को के क्षेत्र से आपके हो करके जो है इंडिया में आए। और इंडिया में जब आए तो आपके एक तरह से रीजन इनको जो जहां पर पहुंचे वो था केरला। तो केरला के रीजन में इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें स्टडी करी, फिर आपके एक तरह से जो है बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल करी, और फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंट कम्युनिटी से यहाँ पर मुलाकात करी। और यहाँ पर जो है आपके एक तरह से जब मिले तो यहाँ पर भी, क्योंकि जो आपके एक तरह से लाइफ है, अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। पूरे केरल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जुडाइज्म भी पाया जाता है, तो जुडाइज्म के लोग भी होते हैं, यहीं पर क्रिश्चियनिटी भी पाई जाती है, यहीं पर जो है आपके बुद्धिस्ट भी पाए जाते हैं, यहीं पर हिंदू भी पाए जाते हैं, यहीं पर इस्लाम धर्म के लोग भी पाए जाते हैं, तो ढेर सारे लोग वहां पर रहते हैं। तो इब्न बतूता जब आए तो उन्होंने लगभग 700 साल पहले जो है उन्होंने लाइफ्स ऑफ मुस्लिम के बारे में जो है आपके कुछ बातें कही, जिसमें एक बहुत कोटेबल बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, क्योंकि केरला में अगर आप जाएंगे तो केरला में आप देखेंगे ये हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, जहां पर लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं, और आप देखेंगे कि वहां पर जो कल्चर है, जो आपके एक तरह से जो ब्रदरहुड है, तो वहां पर आप एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि वहां पर कोई रिलीजन, कास्ट और क्रीड की बात नहीं करता। वहां पर इंडियन होने का जो है आपके सही रूप दिखाई पड़ता है कि हाँ वास्तव में सब इंडियन है। वहां पर कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और वहां पर तो रिलीजन शो ही नहीं होता, कौन किस रिलीजन का है आप नहीं पहचान सकते। तो वहां पर इस तरह की कोई चीज ही नहीं है। तो जहां पर लोग जानकार हैं, जहां पर लोग जो है कुछ आपके चीजों के बारे में जानते हैं, तो वो इन सब बातों में नहीं पड़ते, वो इन बातों को बहुत निगलेक्ट करते हैं, वो इन बातों में जो है आपके बिल्कुल नहीं जाते कि हाँ हम शो करें कोई चीज। तो वहां पर शो जैसी कोई चीज नहीं है, शो ऑफ नहीं है बिल्कुल। वहां पर बहुत नॉर्मल लोग हैं जो कि आपके वहां पर रिसाइड करते हैं। और पोर्टुगीज जो थे, वास्को ड गामा थे, जो सी रूट से इंडिया आए थे, आपको पता है, और इन्होंने भी वहां पर, ये आपके वास्को ड गामा है जो कि, और ये इब्न बतूता है जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, पेंटिंग है उनकी। तो इन्होंने भी, वास्को ड गामा ने क्या देखा, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इन सभी धर्मों के लोगों से ये भी वहां मिले। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंडिया के कल्चर से बहुत ज्यादा खुश हुए। तो दोनों ही ऐसे ट्रैवलर थे जो फॉरेन से आए थे, इसके मतलब इंडिया के बाहर से आए थे, लेकिन इंडिया की ट्रेडिशन से पूरी तरह से इंप्रेस्ड थे। इंप्रेस्ड इसलिए थे कि उन्होंने ये देखा कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी इतनी यूनिटी, फिर भी जो है सब इंडियन है, कोई अलगाव नहीं है, कोई अलग दिख नहीं रहा है, सब एक जैसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं लगाया जा सकता कि हाँ कौन किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, सब में एक जैसी चीज पाई जाती है। अब देखिए साउथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज होती है फिशिंग। फिशिंग में जैसे बहुत सारी चीजें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। वहां पर चाइना का भी कल्चर है, चाइनीज कल्चर भी आपको दिखाई पड़ता है। उसकी वजह यह होती है कि वहां पर चाइना के लोग भी गए हैं ट्रेडिंग के पर्पज से। अब जैसे चाइनीज फिशिंग नेट, जो ये फिशिंग नेट बड़ी बड़ी होती है जो आपके लगाई जाती है, तो ये चाइनीज फिशिंग नेट होती है। इसको चीना वाला के नाम से जाना जाता है। तो चीना वाला नेट जिसको कहते हैं, तो नॉर्मल वहां के लैंग्वेज में चीना वाला इसको कहते हैं। और जिस बर्तन में जो है आपके फिश फ्राई की जाती है, वो बर्तन भी जो है आपके चाइनीज होता है, जिसको चीना चट्टी कहते हैं। तो चीना चट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसमें कि आपके एक तरह से फिशेस को फ्राई किया जाता है। और चीन जो है, चीन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो चीन कहां से आया, डराइव कहां से हुआ है, चाइना से। तो चाइना से ही चीन बना है। तो चीन एज सच कोई अलग नहीं है। ये नहीं है कि चीन हिंदी में कहते हैं और चाइना इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा नहीं है। चीन वर्ड ही है जो कि आपके मॉडिफाई हो करके आपके एक तरह से चाइना बना है। तो ये क्या है, चीन जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि चीन और चाइना एक ही चीज है। बस ये है कि चीन जो है आपके एक तरह से सभी चीजों में वो चीन लगाते हैं। तो चाइना के लोग जितने होते हैं, तो ये आपके चाइना या चीन आपके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चीन हर जगह, जैसे मान लिया चीना वाला, चीना चट्टी, तो ये क्या है, तो चीन हर जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है चाइना के कल्चर को, चाइना के चीजों को, प्रोडक्ट्स को। फिर यहां के लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश और वेजिटेबल्स। जो केरला का जो है आपके एक तरह से फूड है, उसमें राइस, फिश और जो है आपके वेजिटेबल्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोट रेस। बोट रेस जो होती है, बड़ी बड़ी बोट्स आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, और एक बोट को कई लोग चढ़ाते हैं। ये फेस्टिवल होता है ओणम। ओणम एक फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है।
और उस टाइम बोट रेस होती है, तो बड़ी बड़ी बोट होती हैं, आपके अलग अलग लोग होते हैं, बोट रेस की जाती है, ये रिवर में आपके एक तरह से बोट रेस होती है और बहुत ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। ये बड़ी बहुत जो है आपके इंपॉर्टेंट बोट रेस होती है। तो ये जो है आपके कब होती है? ओणम फेस्टिवल में। तो जब ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस टाइम जो है आपके एक तरह से बोट रेस होती है यहां पे। अब देखिए, हम लोग ने लद्दाख भी पढ़ लिया, केरल भी पढ़ लिया। लद्दाख और केरल में आपने देखा कितना डिफरेंसेस है। डिफरेंस के मतलब ये कि एक चीज जो जहां पढ़ रहे थे वही चीज वहां पर भी जो है आपके पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों कितनी डिफरेंट मिल रही थी। दोनों की जगह के फूड अलग अलग, दोनों की जगह के कल्चर अलग अलग, दोनों जगह के ऑक्यूपेशन अलग अलग, दोनों जगह के क्लाइमेट अलग अलग, वहां पर रहने वाले लोग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर एक चीज आपको डिफरेंट मिल रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो आपके एक तरह से ज्योग्राफिकल फीचर्स होता है, या फिर आप ये कहें कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में ये अलग हैं, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी मिलती है। किस तरह की सिमिलैरिटी? ट्रेडर्स की। सेम ट्रेडर्स जो आपके लद्दाख गए वो जो है आपके केरला भी पहुंचे। जैसे अरब ट्रेडर्स आपके लद्दाख भी जाते थे, अरब ट्रेडर्स जो है आपके एक तरह से आते थे केरला भी। चाइनीज ट्रेडर्स लद्दाख भी जाते थे, चाइनीज ट्रेडर्स जो है आपके केरला भी आते थे। इसलिए कुछ ऐसे ट्रेडिशन हैं जो कॉमन हो जाते हैं आपके इन्हीं जो है आपके कॉमन ट्रेडर्स की वजह से। जब एक ही तरह के लोग दोनों जगह पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। तो इसलिए जो आपके दोनों रीजन हैं वो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, ये कहा जाता है। जबकि केरला में आप देख रहे हैं कि मेन काम स्पाइसेस का हो रहा है, जबकि लद्दाख में आप देख रहे हैं मेन काम वूल का हो रहा है। ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि एक ही जगह से आ रहे हैं लोग इसी ट्रेडिंग को करने के लिए। तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की कल्चरल लाइफ जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से टाइड है। अब आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती आ गई। हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स, दैट इज पॉलिटी, और सिविक्स किस तरह से जोड़ रही है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जोड़ रही है। हिस्ट्री कैसे? क्योंकि चाइनीज और अरब ये क्या है, ये आपके वहां पर कॉमन लोग आ रहे हैं, जबकि ज्योग्राफिकली दोनों चीजें क्या है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। डिफरेंस होने पर भी हम लोग मिल रहे हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों चीजें मिल रही हैं। तो सिविक्स का जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं या यहाँ के कल्चरल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो टाइड अप हो रहा है किससे? ज्योग्राफी और हिस्ट्री से। तो दोनों जगह का ज्योग्राफिकल कंडीशन और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं या जो हिस्ट्री में पास्ट में जो है आपके ट्रेड्स हुए हैं, उनसे अगर हम लोग जो है आपके कंपेयर करें तो आपको दिखता है कि हाँ, यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अब देखिए, डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं पूरे इंडिया में, हर जगह पे डाइवर्सिटी है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, आज अभी का टाइम वक्त अगर हम लोग देखें तो अभी का टाइम क्या है? अभी का वक्त अगर आप देखें तो आपके बहुत सारी चीजें, अगर पास्ट टाइम से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं। चेंज होने की बहुत सारी वजह भी होती है, बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। और जब जो है आपके एक तरह से ट्रेडिशनली हम लोग और जो है आपके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम पूरी तरह से साउंड हैं तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड होने का मतलब क्या हुआ? हम लोगों के पास अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं हर जगह, तो हम लोग कभी भी किसी भी कंडीशन में होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमेशा देखिए, जो चीजें हैं, जैसे कहा जाता है एक फैमिली अगर है तो फैमिली में लड़ाई धड़ाई होती रहती है, लेकिन फैमिली फिर भी एक है। आज भी इंडिया का हाल वही है। इंडिया में राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को कह रहा है, मुस्लिम हिंदू को कह रहा है, क्रिश्चियंस को हिंदू मार रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, आपके मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में लड़ाई हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हर जगह, जगह 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 आपको इस तरह से लोग मिलते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें भी खूबसूरती है। मिलते जरूर हैं, लेकिन सब जो है आपके एक जगह पे एनालिसिस करते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जानकार लोग हैं, वो ये जान रहे हैं कि एक्चुअल में कुछ
पॉलिटिकल चीजें ऐसी होती हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अलग कर दें तो फिर गंदी पॉलिटिक्स हो जाती है। और गंदी पॉलिटिक्स के मतलब ये कि हम अगर ये सोचें कि हमें सत्ता चलानी है और हमें जो है आपके एक तरह से रूलिंग करनी है, तो रूलिंग करने के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे कर दें तब तो भाई गंदी राजनीति कहलाती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको बांध के रखता है, हम सबको एक रेस्ट्रिक्टेड दायरे में रखता है कि हम उससे बाहर ना जाने पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सबके हाथ में सबके राइट्स हैं। जितने भी आपकी राइट्स हम लोगों को मिले हुए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स जितने मिले हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हम अगर जानते रहें तो दूसरा कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। वजह यह है कि फंडामेंटल राइट्स ही तो इंसान को क्या कर रखते हैं, ये एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो आज की लाइफ बहुत हैफर्ड लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, और बहुत सारे जो है एंगल से अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो है आज अगर आप देखें तो साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया, ऐसा नहीं कि जो है आपके एक तरह से हर जगह लड़ाई हो रही है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो मिलजुल करके आज भी आप देखेंगे इतनी खूबसूरती आपको इंडिया में मिलेगी। किसी भी जगह चले जाएं आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ फलाना कम्युनिटी जो है अलग काम कर रहा है, फलाना कम्युनिटी अलग काम कर रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं या अपने काम को कर रहे हैं, उनके दिमाग में कभी ये सब चीजें आती भी नहीं है। जो खाली लोग होते हैं वो इन सब चीजों को जो है सोचते हैं और उन्हीं के पास बहुत टाइम होता है ये सारी चीजें करने का। तो इसीलिए जो नॉर्मल जो सिटीजन होते हैं, जिनको अपने जो है अधिकार क्षेत्र के बारे में पता होता है, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होता है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होता है, तो उनको जो है आपके एक तरह से वो डाइवर्सिफाइड रहेंगे, उनके अंदर डाइवर्सिटी रहेगी, अलग अलग कम्युनिटी के रहेंगे, अलग अलग रिलीजन के रहेंगे, अलग अलग कास्ट के रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी उनको पता है कि हम सब इंडियन हैं। अल्टीमेटली हम सब इंडियन हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा जो है आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये पहली चीज ठोक बजा करके ये बोल देता है, सबको बोल देता है कि हमारा ना कोई धर्म है, ना कास्ट है, ना क्रीड है, हम किसी के नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सीधे बोलता है ना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना क्रिश्चियन का है, ना बौद्ध का है, ना जैन का है, बल्कि इंडियंस का है। अब सबसे ऊपर क्या आ गया कंट्री में, आपकी एक तरह से इंडियनशिप, जो आपकी सिटीजनशिप होती है। तो आप इंडियन हैं, उसके बाद क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लेना देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए तो आपको छूट दे रखा है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए। अभी आपको जो है जब आप राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिला है, तो कोई भी रिलीजन को फॉलो करिए, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपने सिटीजन के लिए बोला है ना, जितने सिटीजन है उनके बारे में बोला है। अब आप सिटीजन इंडिया के हैं, उसके बाद आप क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को, जो आपके एक तरह से कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, जैसे अब होता है ना कि इंडिया है, हिंदुस्तान है, अब क्या है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान किसी हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन का नहीं है, ये इंडियंस का जो है आपके हिंदुस्तान है, और उस इंडिया में हर कम्युनिटी, हर रिलीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बता रहा है। तो कोई अगर ये कहता है कि हम जो है आपके हिंदुओं का मुसलमान जो आपके हिंदुस्तान है, तो आप ये पूछिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके क्या बताता है हमें। तो इन्हीं बातों को हमें इस सिविक्स में सीखना होता है। तो सिविक्स के थ्रू हम इन्हीं सब बातों को सीखते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा देश है, इस देश के लिए हमें सब कुछ करना है, और हमारा देश जो है आपके एक तरह से हर चीज में अव्वल रहे, हर चीज में फर्स्ट रहे, हर चीज में अच्छा जो है दिखाई पड़ता रहे, उसके लिए हम लोग अपने बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है एक तरह से मोटिव होना चाहिए। और भले ही हम लोगों के यहां डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, इंडियन है। अब देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये फ्रेज किसने दिया था? ये फ्रेज हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
ये जरूर जो है आपके कहा करते थे कि देश में भले ही भिन्नता है, लेकिन जब देश को किसी दूसरे देश से जो है खतरा हो जाता है तो हम सब एक हो जाते हैं। और ये उस टाइम के जो है आपके जिस टाइम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में इन बातों को लिखा है, इन बातों को कहा है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है, फ्रीडम फाइट में वो मौजूद थे। जो आपके फ्रीडम की फाइट हुई थी, जो लोग उनके सामने, कितने ऐसे लोग थे जो उनके सामने मरे थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की बात, उन्होंने किसी से सोच करके, उन्होंने किसी से समझ करके या फिर सुनी सुनाई बात नहीं लिखी थी। ये जो बुक है इसीलिए अपने आप में बहुत यूनिक बुक है, जो आपके एक तरह से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी गई है, इसके अंदर बहुत रियलिस्टिक चीजें हैं। रियलिस्टिक चीज क्यों है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने से जितनी चीजें निकली हैं, जो चीजें हुई हैं, जो उन्होंने महसूस किया है सामने, वो सारी चीजों को उन्होंने कोट किया है, लिखा है। ऐसे बुक लिखने वाले लोग कहीं से भी कुछ जो है आपके एक तरह से कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसको कहीं ना कहीं से आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तब उसके बारे में लिखते हैं। आप पर बीती हो तब आपने लिखा हो, ऐसी बहुत कम किताबें हैं, जिसमें से एक किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कि उस जमाने में जब फ्रीडम फाइट हुई थी, तो फ्रीडम फाइट के दौरान जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा थे और उनके साथ हो रहे थे, उनके सामने हो रहा था, और उन्हीं चीजों को उन्होंने उस बुक में कोट किया है। यही उनकी खूबसूरती, और वो जानते भी थे कि हाँ, इंडिया कितना ज्यादा जो है आपके एक तरह से स्ट्रेंथी है इन चीजों को लेकर के। तो स्ट्रेंथ वो भी जानते थे और महात्मा गांधी जी भी जानते थे कि जो है आपके इंडिया जो है किस तरह से स्ट्रेंथी है। और यही इंडिया का कल्चर है कि अपने अंदर सबको समेट करके चलना, हर रिलीजन को समेट करके चलना, यही तो इंडिया का बेस्ट कल्चर है। इंडिया का जो कल्चर है वो वर्ल्ड में रिचेस्ट कल्चर क्यों माना जाता है, क्योंकि हर एक चीज अंदर आकर के समा गई उसमें। तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर आप देखेंगे ढेर सारे रिलीजन हैं, उसके अंदर ढेर सारे कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं, फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट जो है आपके एक तरह से लिविंग स्टाइल है, डिफरेंट फूड है। आप देखिए हर एक चीज का जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि डाइवर्सिफाइड रूप जो है आपको मिलता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये आपके फोटोग्राफ जो दिखाई गई है, ये पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है आपके एक तरह से जब पीपल को जो है रिप्रेजेंट किया था और पहली बार भाषण दिया था, तो उस टाइम की जो है आपकी ये फोटोग्राफ है आफ्टर फ्रीडम। और आपको पता है कि देश का जो झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये नेशनल फ्लैग भी स्ट्रेंथ देता था। ये क्या है, ये ले करके, सिर्फ झंडा लेकर के ब्रिटिशर्स के आगे लोग कूद जाया करते थे, सिर्फ झंडा। और उनके अंदर इतना जोश होता था कि उस झंडे का जोश होता था, उनके सामने उनको परवाह नहीं होती थी कि उनके सीने पे गोली लगेगी, क्या लगेगी। ये क्या था, ये स्ट्रेंथ के लिए माना जाता था। इसीलिए जगह जगह से, गली गली से लोग निकलते थे तो भारत का झंडा लिए रहते थे, नेशनल फ्लैग लिए रहते थे। तो नेशनल फ्लैग को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया। बहुत सारे लोगों ने, अब अलग अलग चीजें जैसे आपके एक तरह से डिफाइन की जाती हैं। अब जो है हर कलर अपनी जो है चीजों को डिफाइन करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आपके इसको डिफरेंट तरीके से जो है अपना सोचते थे। सोचते ये थे कि जैसे मान लीजिए कि जब फ्रीडम फाइट में थे, अब यहां पर जैसे आपके अलग अलग कल्चर को ये दिखाता है, प्रोग्रेसिव होने को हम लोग दिखाते हैं। हम लोग जो है आपके एक तरह से अपने इंडिया में जो है आपके एक तरह से अपलिफ्टमेंट या ग्रोथ को दिखाते हैं इन कलर्स से। लेकिन जब हाथ में लेकर के झंडा फ्रीडम फाइटर दौड़ता था तो उसको लगता था कि कौन जा रहा है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे लोगों ने इस बात को लिखा है, हिस्टोरियंस को अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि लोगों के दिमाग में होता था ये वाला झंडा जो है, ये जो कलर है, ये हिंदुओं का है, ये क्रिश्चियंस का है, ये मुसलमान का है, और सब एक एक है। तो एक तरह से सिर्फ झंडे, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। इस कलर का
जो है धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग जो है आपके एक तरह से हिस्टोरियंस ने लिखा इस बात को, झंडा हाथ में होता था तो सब सोचते थे कि हम सब साथ हैं, इस चीज को लेकर के जाया करते थे। और आपने देखा कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसी का जैसे नेशनल एंथम जो लिखा है, आप देखिए उसमें कितनी खूबसूरती बात लिखी है, उसमें भी डाइवर्सिटी दिखाई गई है। डाइवर्सिटी क्या दिखाई गई? अब जैसे जो फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो है झंडा लेकर के जा रहे हैं, तो उनके माइंड में भी देखिए कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। माइंड में यह है कि हम हर रिलीजन को लेकर के भाग रहे हैं, या हम सब एक हैं, ये यूनिटी को लेकर के भाग रहे हैं। जबकि वो सोच रहती थी, वो नहीं जानते थे कि हाँ ये कलर किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे जो है आपके अपलिफ्टमेंट को कर रहा है, या फिर जो है हमारी व्हील जो है आपके एक तरह से रेगुलर प्रोग्रेस को कर रही है, कुछ नहीं जानते थे। बस सोच एक थी जो कि सबको एक बना रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिया, नेशनल एंथम में देखिए कितनी खूबसूरती से सारी चीजों को एक जगह पे समेट दिया, कितनी डाइवर्सिटी है। तो अब यहां पर क्या है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो यहां पर क्या है, तो उत्कल जो है वो क्या है, उड़ीसा के रीजन को कहा गया है, बंगाल जो है बंगाल को वहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया गया, मराठा को भी कर दिया गया। तो वहां पर क्या है, ये डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था। तो यहां पर क्या है, इस छोटे से गीत में अगर गीत को बहुत ध्यान से सुनिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इतना खूबसूरती से इस गीत को लिखा है कि उन्होंने भी डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। पूरी जितनी इंडिया की डाइवर्सिटी है वो सारी चीज है, वहां पे पर्वतों के भी बयान है, वहां पे नदियों के भी बयान है, वहां पर जो है आपके सारे स्टेट्स के भी बयान है, सब कुछ है उसमें। और सारी चीजें क्या बता रही हैं कि सब कुछ हिंदुस्तान में है, इंडिया में है। तो इसलिए आपके एक तरह से यूनिटी को जो है आपके बताती है। और इंडिया की यूनिटी के लिए मेनली जवाहरलाल नेहरू जी ने कोट भी किया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, क्या किया है, दैट इंडियन यूनिटी is not something imposed from outside but rather जो यूनिटी है ये दिखावे की नहीं है, बाहर से इंपोज नहीं किया है, ये फील कौन कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है जिसने आंखों से लोगों को मरते हुए देखा है और ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए देखा है लोगों को। तो वो व्यक्ति कोट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि बाहर से दिखाने वाली ये चीज नहीं है, ये क्या है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये बहुत अंदर से गहरी जो है आपकी चीज है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि आपके एक तरह से दिल के अंतरात्मा से निकल करके आती है, अंदर फोल्ड से निकल के आती है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जितनी वैरायटी है, जो भी आपके एक तरह से ये कहा जाए बिलीफ और कस्टम्स की, तो बिलीफ और कस्टम्स अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट जो है लोगों के हैं, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है, यहां पर सारी चीज जुट करके एक हो जाती है। और ये क्या है, ये एक ऐसी चीज थी जो कि हर इंडियन के अंदर पाई गई, उनके अंतरात्मा में पाई गई, उनके अंदर फोल्ड में पाई गई, वो कोई दिखावे के लिए बाहर की चीज नहीं थी। और इसी तरह का कोड जो है आपके एक तरह से गांधी जी ने भी बोला, तो गांधी जी ने भी यही बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए कि आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी होना, ये हम लोगों के लिए क्या है, ये हमारी सिविलाइजेशन का टेस्ट है। तो आज हम उस टेस्ट में पास हुए या नहीं हुए, क्योंकि आज हम सब इंडियन हैं, आज भी हम सब इंडियन हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब एक सिटीजन हैं इंडिया के, तो हम भारतवासी हैं, तो हम सब टेस्ट में पास हुए जो महात्मा गांधी जी ने बोले था। ये कौन सा टेस्ट था, हमारे सिविलाइजेशन का, कि अगर हम जो है आपके इस डाइवर्सिफाइड फील्ड में अगर हम यूनाइट होते हैं तो हम एक तरह से क्या है, हम अपने सिविलाइजेशन की खूबसूरती का टेस्ट दे रहे हैं। तो इसके मतलब कि अगर हमने जो है आपके यूनिटी बना रखी है, अभी भी है, यूनाइटेड है अगर हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम अपने सिविलाइजेशन का टेस्ट दे करके पास हैं।
तो इसका मतलब कि यही हमारी खूबसूरती है कि हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये फ्रेज किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था।